नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शायर ने कहा कि जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से। जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। ये हवाला कराची से जुड़ता है। कराची में कराची को अपना कहने वाले सब हैं। कराची किसका है, इस बात पर बहस छिड़ जाती है। इसलिए जब यह सियासी बहस कहीं किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती तो उसका नतीजा यह निकलता है कि इंतजामी मामलात में जो अफसरान हैं वो बेलगाम हो जाते हैं और कराची में जो तरक्की होनी है, तामीर और तरक्की का जो सफ़र शुरू होना है वो ताहाल शुरू नहीं हो सका। कराची को दुबई होना चाहिए था, कराची दुबई नहीं है। लियारी को पेरिस होना चाहिए था, लियारी पेरिस नहीं है। लेकिन क्या यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा? ये इसी तरह मामलात चलते रहेंगे? क्या कराची पे कभी निखार नहीं आएगा, कभी बहार नहीं आएगी? कराची को बनते बिगड़ते बनते बिगड़ते बनते बिगड़ते जिन लोगों ने देखा है वो यकीनन कराची के हवाले से ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में ऐसे ही कुछ सीनियर लोगों को जहमत दी है, जिनमें एक बड़ा नाम जो है सहाफ़त की दुनिया का है। आपने कई अदवार देखे सियासी और कराची के मामलात पर, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, बहुत ही अहम सहाफ़ती हवाले रखते हैं और ऐसा हवाला के जिस पे अगर मैं ये जुमला कहूं कि एक वक्त में बड़े बड़े सियासतदान नाम लेकर पुकारा करते थे, तो वो नाम आज हमारे साथ मौजूद है, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मैं तारुफ कराता हूं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम साबिर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साबिर भाई आप? जी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र करम। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे और एक ऐसे ही नौजवान जिसने अपनी सहाफ़त में हमेशा जो है वो कलम से छक्के ही छुड़ाए हैं, किसी से रियायत नहीं करता, कहीं किसी भी गलती की निशानदही फौरन करता है, इसलिए बहुत सारी जगहों में खुटकता भी है, आंख में भी खुटकता है, लोगों की दिलों में भी खुटकता है, लेकिन सच कहने से बास नहीं आता। हमारा दोस्त सीनियर सहाफ़ी अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई? बस ठीक ठाक। और फिर वही सच लिखने की आदत छोड़ी तो नहीं है? नहीं, अभी तक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे सीनियर सरकारी अफसर जिन्होंने कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ महकमों में बहुत अहम ओहदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मजीदुल्लाह फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा कि चूंकि माहौल कुछ ज़्यादा ख़तरनाक ना हो जाए, हमारे आप मॉर्निंग शो का मौजू यकीनन हल्के फुल्के अंदाज में मसाइल की निशानदही होता है और ये सारे लोग जो हैं वो कराची के हवाले से यकीनन ऐसी गुफ्तगू करना चाहेंगे जो कराची मतलब जो मसाइल के हल की तरफ जाएगी, तो शायद किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे। इसलिए मैंने एक फ्लेवर के लिए अपने एक नौजवान दोस्त को भी मदऊ किया। चूंकि ये दुबई बेस्ड नौजवान है तो शायद दुबई के और कराची के कंपैरिजन में कहीं हमें मदद दे। एक्टर है, मॉडल है, मुख्तलिफ डायमेंशंस में काम करता है। सैयद फहद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हाउ आर यू? वेरी वेल जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। तो आज हम बैठे हुए कराची पे बात करने ख़ास तौर पे जी। और कराची को दुबई होना चाहिए था, नहीं हुआ। आप दुबई से आए हैं, आपकी तरफ भी आएंगे। अली भाई बात कर रहे हैं कि पीछे परसेप्शन ये है जो सारा करप्ट मामला है, पीछे फिर बाइंडिंग फोर्स नहीं है, कोई तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है जो उसको सपोर्ट करे। मुर्तजा रिटायर्ड हुआ बंदा, लेकिन बंदा तो रिटायर्ड सरकार का। मजीद भाई, ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि कुछ लेना देना ही पड़ता है, उसके बाद ही सारे मामलात आगे चलते हैं। रिटायर्ड हो चुके हैं। मैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से एक पॉइंट यहाँ अता कर दें कि सारी दुनिया में ये होता है कि किसी भी यानी चीज़ को सुधारने के लिए
अच्छे अफसर जो होते हैं वो तलाश किए जाते भाईजान हैं। आप तो आए हैं दुबई से, अब अगर ये कराची में कितना टाइम हो गया घूमते फिरते, और जो आपको कराची को देखते और जब आप दुबई से मवाजना करते हैं तो दिल से क्या निकलता? देखिए, सबसे पहले तो अफसोस होता है कि कराची जैसा शहर जो बिज़नेस हब है हमारा, जहाँ पे सारा बिज़नेस जनरेट होता है, जहाँ पर लोग आते हैं काम करने के लिए, चाहे नौकरी के लिए या बिज़नेस के लिए, और इवन बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो कराची में आती है, जैसे चाइना को देखें और मुल्कों को देखें। तो अफसोस होता है कि कराची की डेवलपमेंट पे कम काम हो रहा है। लोग कंपेयर करते हैं जब विद इन द पाकिस्तान ओनली, अगर आप कंपेयर करें उसको दूसरे शहरों से, तो दूसरे शहर बनस्बत बहुत बेहतर है तरक्याती कामों में। तो अफसोस है कि कराची में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही और चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। और मैं आज सुबह एक पोस्ट देख रहा था जहाँ पे एयरपोर्ट पे लिखा हुआ है कि यहाँ फूल फेंकना मना, और नीचे ही सारे फूल पड़े हुए थे, फूल की पत्तियाँ। तो यहाँ तो हमारा हाल है कि जहाँ पर मना किया जाए कि चीज़ें नहीं करनी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो चीज़ कर रहे होते हैं जानबूझ के, कि कोई हमारा कानून नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ अमल दरामद कराने वाले वही है ना जो अभी साबिर भाई ने जिनकी निशानदेही की, और हंस तो रहा था लेकिन आंख में यकीनन आंसू भी हैं, क्योंकि हम कराची का दर्द रखते हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, फिर तुम्हारी तरफ आएंगे, थोड़ा सा माहौल को हल्का कर लें कि तुम जो है एक्टिंग भी कर रहे हो, मॉडलिंग भी कर रहे हो, तो बहुत ही अलग मौजू सा जुड़ गया है। लेकिन क्या क्या तुम्हारी तरजीहात क्या होती हैं? एक्टिंग की तरफ तुम ज्यादा मुतवज्जा हो या मॉडलिंग? और यहाँ किया, दुबई में किया, और कहाँ कहाँ के किया? सबसे पहले तो जो मेरा सबसे फेमस कैरेक्टर था एज एन एक्टर, वो तो मौलाना फजल रहमान साहब का था, जो मैंने GOTV जी जी किया था। सबसे पहला GOTV का फजल रहमान मैं हूँ, तो उस कैरेक्टर से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ी, मेरी सिलसिला बढ़ा। तो दुबई में ज़्यादातर काम जो हम कर रहे हैं वो इवेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, इवेंट ज़्यादा करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का हवाला है जो आपका, और फिर फिल्म्स वगैरह, ड्रामे वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। फिर अभी मैं ज़्यादातर ट्रेनिंग डेवलपमेंट की तरफ आ गया हूँ। वेरी गुड। तो अब मैं पाकिस्तान आके अक्सर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज़ को लेक्चर्स देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ सॉफ्ट स्किल्स पे और हार्ड स्किल्स पे। तो अभी ये ज़्यादा फोकस ट्रेनिंग डेवलपमेंट में कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मैं कंट्रीब्यूट करूँ। ऑफ कोर्स इतने साल बाहर स्पेंड किए, तो अब मैं चाहता हूँ वहाँ से जो मेरी लर्निंग है, 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल भी किया है, माशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है चीज़ों को लेके। अब मेरी कॉर्पोरेट लाइफ भी है, मैं बैंकर भी हूँ ड्यूरिंग द डे। तो बैंकिंग से, अपने इंटरटेनमेंट से जो भी मैंने सीखा मैं पाकिस्तान को वापस देता हूँ आके। मैं बहुत सारे NGO से भी मुंसलिक हूँ, यहाँ पे उनके एम्बेसडर हूँ, उनको प्रमोट करता हूँ, उनके कॉजेज़ को सपोर्ट करता हूँ। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ जाके मैं जो भी इल्म दे सकता हूँ लोगों को मैं कोशिश करता हूँ। इंडिविजुअल बेसिस पे भी, कंपनी बेसिस पे भी देता हूँ। बट ओवरऑल जैसे हमारे पैनलिस्ट हमारी बात कर रहे हैं, तो मुझे 2 सवाल मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आ रहे थे। एक तो पाकिस्तान की जो बात करें कि जो हमारी पोजीशंस के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, जो भी रिश्वत दी जाती है, तो मेरा सवाल अपने पैनलिस्ट और आपसे भी ये होगा कि उनको अगर जो प्रेशर दिया जा रहा है और रिश्वत दी जा रही है, तो वो एस्केलेट क्यों नहीं करते, वो क्यों अपना वॉइस क्यों नहीं रेस करते? क्योंकि हमारे पास इतने चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, अपना प्राइवेटली अगर मैं चाहूँ तो मैं आके खुद से अपने, अगर खुदा ना खास्ता कोई मुझे प्रेशर दे रहा है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जाके एस्केलेट कर सकता हूँ, बात को रेस कर सकता हूँ। एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये कि हमारे यहाँ मैंने हमेशा देखा है, रोड्स की बात की सर ने, PCHS ब्लॉक 2 और जो भी जितने भी हमारे इलाकों की बात हो रही है रोड्स की, तो मैंने सबसे पहले तो ये देखा कराची में जब भी मैं आया हूँ, रोड जब बन रही होती है और वहाँ लिखा होता है कि जी आप प्लीज़ रोड मत क्रॉस करें, काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हैपनिंग, सबसे पहले लोग उसी रोड पे चल रहे होते कंस्ट्रक्शन के दौरान ही, वो बाइक वाले स्पेशली तारों के नीचे से। तो हमारे यहाँ ये सेंस ही नहीं है लोगों के अंदर कि जी ये काम सेंस से आ रही जो है वो शहरी हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे कि जी यही रोड जो हम, जिसकी कंप्लेंट्स पूरे सुबह से शाम बाहर बैठ के तंबाकू खाते हुए, सिगरेट पीते हुए, चाय पीते हुए हम बोलते रहते हैं रोड नहीं बन रही, रोड नहीं बन रही। जब वो बन रही होती है तो उसी रोड पे बनने के टाइम पे आप लोग इतनी क्यों गाड़ियाँ चला रहे हैं? हमारा इतना सेंस नहीं है। जहाँ लिखा हुआ है कचरा नहीं फेंकना, तो हम सबसे पहले तो गाड़ी, मैंने लोगों को देखा खोल के वो पान की पीक और जो भी वो खा रहे होते हैं चीज़ें वो फेंक रहे होते हैं गाड़ी चलाते हुए। मतलब ये चीज़ें मैंने पाकिस्तान के लोग कहीं नहीं देखी। डिग्गी में मैंने देखा बच्चों को भर के, डिग्गी खुली है, बच्चे लोड वे में जा रहे हैं। तो आप ये किसी और दुनिया के मुल्कों में नहीं देखते एक्सेप्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, अफ्रीका वगैरह और जहाँ पर आप जाएंगे छोटे मोटे मुल्कों में ये चीज़ें ज़रूर होती है, मैंने देखी हैं। लेकिन पाकिस्तान को तो मैंने कभी एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री देखा ही नहीं। मैं तो आपने नहीं देखा ना, लेकिन है मजबूरी। मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपने नहीं देखा। शायद साबिर भाई भी नहीं इस बात को तस्लीम करेंगे कि यार हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम तर वसाइल के बावजूद जब आपके उम्माले हुकूमत का हवाला ये जुड़ेगा
कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि तुम कितना दोगे, और बकौल साबिर भाई के ढूंढ के निकाला जाता है, अच्छा कहाँ है मंसूर साहिर भाई, ये काम का है, तुम जेल से भी होकर आए हो, आ जाओ तुम आओ। तो ये फिर तो ये हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो रह रहे हैं शायद, बल्कि तीसरी दुनिया में भी शायद तीसरी दुनिया है हमारी तो। जी, लेकिन आप अगर कंपेयर करेंगे पाकिस्तान को, मैंने जैसे दूसरे मुल्क देखे हैं, जो मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, कराची और पाकिस्तान लाख दर्जे बेहतर है उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, सहूलियात के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, हमारे स्किल जो सेट है पाकिस्तानियों के पास, मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के स्किल सेट जो है वो पूरी दुनिया में आप कंपेयर करें बहुत बेहतर है। और आप वो, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तानी वो अपने स्किल्स किसी और चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं और गलत चीज़ों में यूज़ कर रहे थे, उसमें मशहूर भी हो रहे थे। अब दुनिया में उनका नाम देखें पाकिस्तान का और गलत चीज़ों में मशहूर हो रहा है। अल्लाह ताला रहम करे यार, बहुत बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, बहुत अहम गुफ्तगू चल रही है। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ लाइट मूड करेंगे, साबिर भाई से पूछेंगे वही सुलेल वराइज के अंदाज में कि साबिर भाई इश्क तो लड़ाए होंगे। तो हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और जैसे हमने कहा था कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा माहौल को कुछ खुशगवार बनाया जाए। हमारा मॉर्निंग शो जो है बुनियादी तौर पर पॉलिटिक्स पे बेस नहीं करता, लेकिन जो हम बार बार बात करते हैं, जब बात कराची की होती है, इंतज़ामी हवालों की होती है, तो यकीनन हमें अपना हिस्सा जो है बकदरे जुस्सा डालना चाहिए। और अगर कराची की बात हो रही है तो कराची के मामलात पर जो शहरी हवाले बताए गए कि जी शहरी भी जो हैं वो भी जो है एहतियात नहीं करते। ख़ास तौर पे हमारे जो मोटरसाइकिल सवार दोस्त हैं वो कोनों में, खुदरों में, दर्जों में, दराजों में, मेज़ के नीचे, अलमारी के पीछे कहीं से भी जो है वो निकल जाते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ उनको परवाह नहीं होती। तो अगर ये गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब करना चाहेंगे हमारे हवाले से तो कैसे करेंगे? जी मौलाना साहब डेफिनेटली अगर वो कराची को देखेंगे तो डेफिनेटली वो उसको कराची से तो खुश नहीं है, डेफिनेटली वो हाँ खुश तो नहीं है जी, और ओवरऑल पॉलिटिक्स से भी खुश नहीं है। जो चीजें हुई पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल ही नाराज है। एक टाइम था उनको एज अ प्रेसिडेंसी के लिए वो लड़ लेते और बड़ा अच्छा टाइम था 2002-2003 का, जहाँ उनका नाम अनाउंस हो गया था कि एमएमए ही पावर में आएगी और नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा का जिक्र नहीं था। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे वाले हवाले हैं भाई जी। पर आप देखें मुशर्रफ साहब कहाँ से आए इस पॉलिटिक्स में और एंट्री की एज अ प्रेसिडेंसी। तो उस वक्त बड़ा हाइप थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को ही बनना है, एमएमए पावर में थी, काजी हुसैन अहमद साहब। तो वो टाइम बड़ा क्रिटिकल था। आप इवन यकीन करें जब मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया टीवी पे तो उनकी हाइप और उनका प्रेशर इतना था कि वो एक एपिसोड में तो मेरा चेहरा सेंसर किया उन्होंने, कहा हम तुम्हें दिखाएंगे नहीं। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला जब आप मुझे दिखाएंगे नहीं तो मुझे लेने की क्या जरूरत है, मतलब आप फिर किसी को भी लेके खड़ा कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं वो तुम्हारी बॉडी वगैरह मैच होती है, हालांकि मेरी एज और उनकी एज में बहुत फर्क था। हाँ। बट वो सिर्फ अपनी वो पगड़ी की वजह से पहचाने जा रहे थे, उन्होंने पगड़ी को हाईलाइट किया और मुझे मेरा चेहरा को कवर किया। बट नेक्स्ट एपिसोड वो पूरा उन्होंने फिर 2 एपिसोड मेरे पे किए। उस वक्त मुशर्रफ साहब बन चुके थे तो चीजें थोड़ी सी लाइट एंड डाउन हो गई थी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कराची के मामले पे अगर मौलाना फजलुर रहमान 2 जुमले देंगे तो वो कैसे देंगे जरा? वो ये बोलेंगे कि मैं खुश नहीं हूँ पाकिस्तान कराची से। अभी मुझे वो एक्सेंट थोड़ा सा बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो जितना बनता है उतना तो बनाएं। तो मुझे पता है बहुत तवील वक्त गुजर गया जी। और उसमें वो ड्रेस में आके हमें तक पूरी रिहर्सल करनी थी और मेरे कैरेक्टर प्ले के भी टाइम हो गया। और मौलाना फजल हमें 2-3 डायलॉग मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे बड़े मशहूर हुए थे उस टाइम के ना। एक तो उनसे पूछते हैं फजल कुरैशी साहब आके ना कि आप मुशर्रफ साहब या आपको दावत वगैरह देंगे, तो आप भूख हड़ताल पे थे फजल रहमान साहब और काजी हुसैन साहब, आई थिंक साबिर साहब शायद रिलेट कर सकते हो। तो उन्होंने भूख हड़ताल की थी पॉलिटिकल सिचुएशन पे। तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठते हैं, फैसल कुरैशी आके और निदा पाशा हमसे पूछती हैं कि जी क्या आप दावत पे जाएंगे? तो मतलब आप इमेजिन करें ना वो भूख हड़ताल में बैठे और उनसे बोलते दावत में जाएंगे। तो सर आपको जो है वो मुशर्रफ साहब ने दावत दी है, क्या आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वहां से दावत आई है प्रेसिडेंसी से, क्या आप उनकी दावत कबूल करेंगे? क्या आप जाएंगे? तो अब मैं काजी हुसैन साहब को देखता हूँ, मेरे बराबर में बैठे होते हैं तो मैं उनको देखता हूँ। तो मैं उनको देखता हूँ काजी, हम लोग मुंह से जुमले से बात नहीं करते, वो मुझे इशारा करते हैं। तो मैं देख के बोलता हूँ कैमरे की तरफ, हमने कभी दावत में जाने से इनकार नहीं किया। तो इस तरह से
तो कुछ जुमले वो बोलते हैं कि दावत में जाने से हमें कोई इख्तिलाफ दावत नहीं। में जाने से इनकार नहीं किया, वाह वाह। मतलब कि हम खाएंगे, दावत में जाएंगे खाएंगे। तो फिर कुर्सी की बात आती है, तो उसमें कुछ जनरल साहब की बात हो रही थी कि आप कुर्सी फर्शी नशिश करते हैं, अब जब कुर्सी के ऊपर बात करते हो, कहते हैं आपको कुर्सी में क्या इंटरेस्ट है? वो कहते हैं फुलमान साहब हमें कुर्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ फर्शी नशिश होती है। तो इस तरह के कुछ जुमले फुलमान साहब बोलते हैं। फिर हमारी इंटरेक्शन थी, पूरे डायलॉग्स थे मुशर्रफ साहब के साथ, जहाँ पर हम उनको कुछ पॉलिटिकली बोलते हैं कि ये मत करें, इस तरह की सजेशन जो देते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा एट द सेम टाइम बड़ा प्रेशर था उस टाइम में, क्योंकि वो एपिसोड ये शुरू के थे, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट वालों ने लॉन्च किए थे और बोला था कि हम इसके बाद नहीं करेंगे कभी भी और आगे लेके नहीं जाएंगे। तो इस तरह का वो सिलसिला था, लेकिन इत्तेफाक से प्रोग्राम इतना हाइप बना, इतना पसंद आया लोगों के, वो फिर वो चलता ही रहा। फिर उसके हम सब उम्मीद से हैं। खुला हैंड देता है या आपको प्रेशर में रखता है? अच्छा, और थोड़े से को बताऊं कि मुर्तज़ा वहाब साहब की जो है ना, इनकी शख्सियत पे या इनके टैलेंट पे आप कोई वो नहीं कर सकते। बड़े काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, सब चीज़ें समझते हैं। अच्छे लोगों के साथ तुम्हें काम करने का मौका मिला और क्या मेमोरीज हैं? बस थोड़ा वक्त रह गया हमारा तो शो का, तो ज़रा शेयर तो करो। सिंस पाकिस्तानी शो, मैं पाकिस्तानी लोगों के नाम मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं हमेशा आबिदा परवीन जी को सबसे टॉप पे रखता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। उनके अखलाक, मैंने ऐसे अखलाक जो करने वाले, दरवेश खातून है, मतलब मैंने आदमी जिंदगी में नहीं देखा। मैं उनको कहीं पर भी, मैंने एक्चुअली ना उनके साथ बहुत दिन गुजारे हैं। तो पहले मैंने नोट करना शुरू किया, मुझे लगा शायद ये फेक कर रही हैं, शायद ये दिखावे के लिए कर रही बिल्कुल हैं, ऐसे बना के। लेकिन करता है आदमी के शायद ऐसा तो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप एक आम जिंदगी में ऐसा आदमी देखना जो बिल्कुल डिफरेंट हो, आपको लगे ही नहीं कि इस दुनिया से। तो मैंने कहा शायद ये इन्होंने इतने अरसे में बनावटी कुछ अपना वो चोला पहन लिया है, ये तरीक़ेकार अपना है। लेकिन आप यकीन करें, उनके अदब अदाब, उनकी जो भी डेली रूटीन था, वो ऐसा था कि मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ऐसा, ये औरत मतलब ये आदमी नहीं है, ये फरिश्ता टाइप की कोई चीज़ है। बिल्कुल। और मैंने लोगों को देखा कि गैर मुल्की लोग, गैर इस्लामी लोग जितने थे, वो उनसे बाकायदा सर पे हाथ फिरवाने आ रहे हैं, उनके पाँव में गिर रहे हैं। उनको उनकी म्यूज़िक से उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बस वो ये कह रहे हैं कि आप ब्लेस कर दें, बच्चे के सर पे हाथ फेर दें। और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या मतलब, ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक आम आदमी जो, जिसका मतलब आप ये भी नहीं कह सकते पीर है, फ़कीर है, पर उनके पाँव में गिर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं आप मुझे हाथ फेरें। तो आबिदा जी एक मुझे बड़ा इंस्पायर करती है हमेशा, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनका 1% भी कहीं अपना लूँ तो बहुत बेहतर है लाइफ में, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल इस आज के दौर में वो उस जैसा आदमी, आप रोल मॉडल ही कह सकते हैं अगर आप उनको बना लें तो। बहुत मतलब नफीस की डेफिनेशन में ख्याल में उनसे शुरू होती है। बहुत अच्छी बात की, बहुत डाउन टू अर्थ। मतलब अगर आप उनको किसी से मिलवाएं, अगर मैं फ़र्ज़ करें वो आपको नहीं जानती हूँ और मैं बोलूँ आबिदा जी ये मेरे दोस्त हैं, तो अगर वो आपके सामने झुक के आपसे ना मिले तो आप बोलिएगा कि फ़ाद आप गलत बोल रहे हैं। जी, मुझे बिल्कुल आइडिया है, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्रामों में और मैं वैसे भी उनके मैंने कुछ देखा है। साबिर भाई, मेरे प्रोग्राम का हो रहा है वक्त ख़त्म। मैं चाहूँगा अपने मेहमानों से कि ये कोई एक मैसेज जो है वो डिलीवर कर दें। मेरे दोस्त, ये आपका कैमरा है, हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से कोई मैसेज देना चाहें तो। जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, मेरी इन सबसे यही रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि आप अपना पैशन फॉलो करें लाइफ के अंदर। आपका जो भी पैशन है आप उसमें अपना टाइम लगाएं, क्योंकि उससे ज़्यादा आजकल के दौर में जैसे आप डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, आप अगर अपना पैशन फॉलो करेंगे, आप यकीन करें एक सर्टेन स्टेज पे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन मिले, दूसरे दिन मिले, महीने बाद मिले, साल बाद मिले, एक स्टेज पे ज़रूर होगी, बट एक सेटिस्फैक्शन आपको ज़रूर मिलेगी। और जितना आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। जिंदाबाद। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।